अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने ओज़ोन डिप्लेशन के इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं, साथ में हम इस चैप्टर को जो है वो वाइंड अप कर देंगे आज इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया ओज़ोन बनती किस तरह से है, प्रेजेंट कहाँ पर होती है, डिप्लीट किस तरह से हो रही है, ओज़ोन होल क्या होता है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है आपका स्किन कैंसर का, कि सबसे पहले मैंने आपको बड़े डिटेल से कल ये बताया था कि किस तरह से जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारी स्किन तक अप्रोच करती हैं तो वो हमारी स्किन को किस तरह से डैमेज करती हैं, ब्लिस्टर्स बना देती हैं। सेल्स की जो है, कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है सेल की, तो उसमें क्या होता है कि वो डिवीजन जो है ना सेल्स की, वो रेज सेल्स की डिवीजन को इन्हांस कर देते हैं। ठीक है, तो कैंसर बनना शुरू हो जाता है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन एनेबल्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सन टू रीच टू द अर्थ डेट कैन कॉज स्किन कैंसर टू ह्यूमन बींग एंड अदर एनिमल्स। अच्छा, ये एनिमल्स को भी स्किन कैंसर कॉज कर देता है, यानी एनिमल्स की स्किन को भी डैमेज करता है इंसानों के साथ साथ। सेकंड पॉइंट है आपके पास कि इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज होने लग पड़ती हैं। ठीक है, मलेरिया की जैसे डिक्रीज ओजोन लेयर विल इंक्रीज इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक मलेरिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपके पास कि आपके जो लाइफ साइकिल है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? क्योंकि जो आपकी सन से रेडिएशंस आ रही हैं वो प्लांट्स को भी तो डैमेज करेंगी, तो जब वो प्लांट्स को डैमेज करेंगी तो उससे आपकी फूड चेन जो है वो भी अफेक्ट होगी। कि कभी कभी होगा कि एक ख़ास टाइप की जो प्लांटेशन है, जो हम जैसे सीजनल होते हैं ना, कुछ फ्रूट्स होते हैं या कुछ वेजिटेबल्स होती हैं वो सीजनल होती हैं, तो अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से एक ख़ास सीज़न की वेजिटेबल अफेक्ट हो रही है तो वो हमें उस सीज़न में नहीं मिलेगी, तो उससे हमारा लाइफ साइकिल क्या होगा या फूड चेन क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। फिर है क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाएंगे कि विंड पैटर्न्स को चेंज कर सकता है, क्लाइमेटिक चेंजेस आ सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, एशिया के अंदर ख़ास करके और पैसिफिक के अंदर, जो कि मोस्ट अफेक्टेड रीजन है। ठीक है, और इस क्राइसिस की वजह से जो है वो माइग्रेशंस भी कर रहे हैं लोग। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लास्ट टेस्ट योरसेल्फ, जस्टिफाई ओजोन इज़ बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन काइंड। ये कल जो हमने सिग्निफिकेंस पढ़ी थी ओजोन की, उसका फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर वो आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है वाई ओजोन इज़ डिप्लीटिंग इन एटमॉस्फेयर, तो इसमें वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वाला पैराग्राफ था वो आप सारा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद द इक्वेशंस। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन होल। ओजोन होल की जो हेडिंग लिखवाई थी वहाँ से आप ओजोन होल तक एक्सप्लेन करेंगे इसके आंसर में। वेयर द ओजोन लेयर इज़ फाउंड, तो ओजोन लेयर की प्रेजेंस या वाला जो पॉइंट था वो आप इसके अंदर लिखेंगे कि मिड स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होती है, कितने डिस्टेंस पर होती है, ये आप बताएंगे। फिर है इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल कॉजेज़ एयर पोल्यूशन। अच्छा, इंसिनरेशन जो है ना वो पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है कि ये जो वेस्ट हमारी प्रोड्यूस होता है, यानी इतना ज़्यादा वेस्ट है, प्लास्टिक का वेस्ट है, हम फूड यूटिलाइज़ करते हैं उसका वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, ठीक है, प्लांट का वेस्ट है, तो वो सारा वेस्ट जो है वो जब कलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद उसका जो मैस होता है ना उसको रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस को यूज़ किया जाता है। एशियन कंट्रीज़ के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो है मोस्टली यूज़ किया जाता है वो इंसिनरेशन का प्रोसेस होता है। इंसिनरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि एक भट्टी होती है, उसके अंदर आप सारा जो भी वेस्ट होता है उसको डाल देते हो और उस नीचे जला देते हो आग। अब होता क्या है कि वेस्ट जल जाता है, ठीक है, और वो जो मैस था, यानी आपने जो जितना भी आपने वेस्ट लिया था उसमें से 80 to 85%, यानी अगर आपने सपोज़ 100 kg जो था वेस्ट लिया और आपने उसको किसी भट्टी के अंदर डाल दिया और नीचे आपने जला दी आग, उसको जलाना शुरू कर दिया, तो वो जल के 20% बस रह जाएगा और 80 to 85% जो उसका मैस था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिनरेशन। ठीक है, इंसिनरेशन इज़ अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर बिटवीन 650 to 1100 इन इंसिनरेटर्स वो भट्टियाँ होती हैं जिसके अंदर आप आग जलाते हो या बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर किसी भी चीज़ को हीट करते हो, जैसे ईंटों की भट्टी होती है ना, इस तरह से। लेकिन इंसिनरेटर्स और ईंटों की भट्टी में ये फ़र्क होता है कि जो इंसिनरेटर्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो ईंटों वाली भट्टियाँ होती हैं उनकी जो लेंथ होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक हो गया, या जो उनकी हाइट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आपको देख के पता चल जाएगा कि इंसिनरेटर की अगर हाइट बहुत ज़्यादा है नॉर्मल से तो इसका मतलब है कि वो एक इंसिनरेटर है, और अगर उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब है वो एक भट्टी टाइप चीज़ ही लेकिन उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या है, वो ईंटों की भट्टी होगी। ठीक हो गया, तो उसके अंदर आप करते क्या हो कि जो भी आपका वेस्ट होता है वो डाल देते हो और उसको हीट करते हो हाई टेम्परेचर के ऊपर, और जो वेस्ट होता है इंसिनरेटर्स रिड्यूस द सॉलिड मास ऑफ द ओरिजिनल वेस्ट बाय 80 to 85%। यानी अगर आपने 100 ग्राम लिया था तो बर्न होने के बाद आपके पास सिर्फ 20 ग्राम वेस्ट जो है वो
बच जाएगा। ये मास को तो रिड्यूस कर देता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि बर्निंग की वजह से बहुत ज़्यादा कंडेंस टाइप का धुआं निकलता है। ठीक है, वो धुआं बहुत कंडेंस होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंजरस गैसेस होती हैं। वो कौन कौन सी गैसेस होती हैं? वो आपके पास जो है एशेज़ होते हैं, ठीक है, जो राख नीचे बच जाती है, फ्लू गैसेस होती हैं और हीट होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ भट्टियाँ होती हैं, उनके अंदर से ना डेंस वाइट कलर का धुआं निकल रहा होता है। दिखने में वो बड़ा कोई अच्छा लग रहा होता है, एस्थेटिक सा सीन लग रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। उसको बोलते हैं फ्लू गैस। उसके अंदर नाइट्रोजन के, कार्बन के, सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं, उनका मिक्सचर होता है। ठीक है, एंड although the volume of solid waste is reduced effectively by incineration, it produces highly poisonous gases and toxic ash. The flue gas includes, अब फ्लू गैस के अंदर क्या होता है? डाइऑक्सिन्स होते हैं, फ्यूरन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर जिस तरह हमारी इन्वायरमेंट के अंदर छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं ना रेत के, इसी तरह वेस्ट मटेरियल के भी वो छोटे छोटे ज़र्रों में कन्वर्ट कर देता है, और उनका मास इतना कम होता है, इतना कम होता है कि वो एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, जिस तरह स्मोक नहीं बन जाती, स्मोक क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड का कम्बिनेशन होता है। इसी तरह ये पार्टिकुलेट मैटर भी लाइट वेट इतने होते हैं कि सॉलिड हैं, लेकिन ये इतने लाइट वेट होते हैं कि ये एयर के अंदर सस्पेंड कर जाते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आई डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉज होती हैं। ठीक हो गया। स्किल्स में हमने आज सीखना है कि फ़िल्ट्रेशन की स्किल हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि फ़िल्ट्रेशन क्या होता है। कि फ़िल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक लिक्विड के अंदर से सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करते हो। फ़िल्ट्रेशन में क्या होता है कि एक लिक्विड के अंदर से सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट किया जाता है। फ़िल्ट्रेशन इज़ द सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स। वो ऐसी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ जो कि उसके अंदर इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, जैसे अगर आप चीनी को पानी में डालोगे, पानी एक लिक्विड है और चीनी एक सॉलिड है, लेकिन जब आप उसको मिक्स करते हो तो वो उसमें सॉल्युबल है, तो ऐसा वेस्ट नहीं। लेकिन अगर आप पानी के अंदर सैंड को डालोगे, मिक्स करोगे, तो वो उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। तो इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए आप यूज़ करते हो। इनसॉल्युबल सॉलिड क्या क्या हो सकता है? सैंड हो सकती है, क्ले हो सकती है, डस्ट, या फिर कोई भी प्रेसिपिटेट्स होते हैं। प्रेसिपिटेट्स किसी भी चीज़ के जो माइन्यूट से पार्टिकल्स होते हैं ना, ज़र्रे, उन चीज़ों को बोलते हैं। इट इज़ कैरिड आउट बाय फिल्टरिंग अ मिक्सचर। आप एक मिक्सचर बनाते हो पहले और फिर उसको क्या करते हो? फ़िल्टर कर लेते हो। फ़िल्टर पेपर को यूज़ करते हो। ठीक है, इस फोल्डेड हाफ है, आप एक फ़िल्टर को डबल जो है वो फ़ोल्ड करते हो, और उसके बाद जो है उसका एक फ़ोल्ड बनाते हो और उसको जो है वो फ्लास्क के अंदर फ़िक्स कर देते हो। फिर जो फ़िल्टर पेपर होता है उसको फ़नल के अंदर, ये जो फ्लास्क है आपकी, इसके ऊपर आप फ़नल रखते हो, उसके अंदर आप फ़िल्टर पेपर को मिक्स करते हो, अटैच कर देते हो, और उसके ऊपर क्या करते हो? फ़िल्टर पेपर इस तरह से अटैच करते हो कि जो आपने उसको बेंड किया होता है ना, तो 3 लेयर्स उसकी एक तरफ को आए और एक लेयर एक तरफ को आए फ़िल्टर पेपर की। ठीक हो गया। और फिर आप उसके ऊपर अपना मिक्सचर पोर करते हो, और नीचे आपके पास लिक्विड पार्टिकल्स, लिक्विड मटेरियल आ जाता है, और फ़िल्टर पेपर के ऊपर जितना भी सॉलिड आपके मिक्सचर के अंदर होता है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाता है। फ़िल्ट्रेट पासेस थ्रू द, जो नीचे आ रहा है आपके पास, उसको जो ये वाले फ्लास्क के अंदर आ रहा है उसको आप बोल रहे हो कि ये क्या है? ये आपके पास फ़िल्ट्रेट है, और जो फ़िल्टर पेपर के ऊपर आ जाता है उसको बोलते हैं रेजिड्यू। फ़िल्ट्रेट passes थ्रू द फ़िल्टर पेपर एंड इज़ कलेक्टेड इन अ कॉनिकल फ्लास्क। जो नीचे आपको फ्लास्क नज़र आ रहा है उसको कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। एंड सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह गए उसको रेजिड्यू बोलते हैं। वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे और बाद में आप इसको ड्राई कर लोगे। ठीक हो गया।